नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीति फिर से गरमाने लगी है। मोदी और केजरीवाल आपस में आरोप-प्रत्यारोप में उलझ गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के रुख को लेकर संशय है। भागवत मोदी पर हमले कर रहे हैं और इधर किसान भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 39 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मगर मोदी सरकार को उनकी जान की, उनकी सेहत की कोई चिंता नहीं दिख रही है। किसान सरकार से केवल ये घोषणा चाह रहे हैं कि वो उनसे बात करेगी, ऐसा ऐलान कर दे, मगर मोदी सरकार उतना भी करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कड़ा निर्देश नहीं दिया है कि वो आंदोलनकारियों से बात करे। पिछले 13 महीनों से पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान डटे हुए हैं। वे दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते थे, मगर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत ही नकारात्मक रही है। इस बीच राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा कल एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, जिसमें आंदोलन शुरू करने के बारे में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये फैसला एमएसपी और कर्ज माफी के संबंध में तो होगा ही, मगर मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर मार्केटिंग के खिलाफ मुहिम शुरू करने का मुद्दा भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर मार्केटिंग पिछले दरवाजे से 3 काले कानूनों को लागू करने का हथकंडा है। इसमें एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया गया है और मार्केटिंग की ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की बात है, जिससे अडानी, अंबानी और बड़े कारोबारियों का खेती पर कब्जा हो सके। उधर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा की देखा-देखी संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक ने भी बैठक बुला ली है। इससे संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं वो किसानों को बाँटने के खेल में तो शामिल नहीं है। सवाल ये उठता है कि डल्लेवाल का अनशन टूटेगा या नहीं, और टूटेगा तो कैसे? सवाल ये भी है कि क्या सरकार किसानों में मतभेद पैदा करने में कामयाब हो गई है? अगर ऐसा है, तो फिर किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा और कितना प्रभाव छोड़ पाएगा? ये तमाम जटिल और बहुत ही मौजूद सवाल हैं, जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। सत्यपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सत्यपाल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि डल्लेवाल साहब 39 दिन से आमरण अनशन पर हैं और केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में कोई हलचल नहीं दिख रही। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं है, कोई चिंता की लकीर नहीं है। उसे लग रहा है कि डल्लेवाल साहब जिए या मरे, उसे क्या? ये बहुत क्रूर सरकार है। मोदी जी की बहुत ही इंसेंसिटिव सरकार है। डल्लेवाल को अगर कुछ हो जाता है तो आप अंदाज नहीं कर सकते क्या होगा पंजाब हरियाणा में, खास तौर से। सॉरी। जी, कोई बात नहीं। जिस चीज में इनका न खर्चा होता है, ना इनकी प्रतिष्ठा गिरती है, बात करने में क्या दिक्कत है? इनका प्रतिनिधिमंडल जाके बात कर ले डल्लेवाल साहब से, इतना ही तो मांग रहे हैं वो तो। कोई सरकारी आदमी आए हमारे पास। लेकिन मेरे तो पैर का इलाज चल रहा है जयपुर में, वरना मैं खुद जाता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो इस उम्र का आदमी अपनी जान की बाजी लगाए हुए है और देश में कोई बोल नहीं रहा है। जी, तो आप तो मोदी सरकार के इस रवैये से भली-भांति वाकिफ़ हैं। आपने वो वाकया भी शेयर किया था कि आप मोदी जी के पास गए थे कि भाई ये किसानों से बात करके मामला खत्म करो। उन्होंने कहा मरते हैं तो मरें। और उन्होंने कहा कि चले जाएंगे, कुछ नहीं होता, सॉर्ट ऑफ थिंग। ही जस्ट रबिश इट। जी, नहीं, आपने ये भी कहा था कि क्या मेरे लिए मर रहे हैं? वो तो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उनका किसानों के लिए, और वो कोई परवाह नहीं करते हैं किसानों की। क्यों ऐसा है? ये मोदी जी की बनावट है प्रॉब्लम है उनकी या पूरी उनकी सरकार की प्रॉब्लम है? नहीं, उनकी बैकग्राउंड भी ऐसी है, चूंकि किसान वो रहे नहीं है, जानते नहीं है। एक बार मैं गया था गन्ने के दाम पे, उनसे बात कर रहे, तो उन्होंने कहा क्या है, क्या करते हैं किसान गन्ने के? एक बार बोते हैं और एक काटते हैं, बीच में कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने कहा आप जरा ईख बांध के देख लो, आपके चेहरे पे ईख की पत्ती से ऐसे हो जाएगा जैसे ब्लेड मारे हुए हो। तो आपका जो इंसेंसिटिव होना, ये ठीक नहीं है। उनको ठीक नहीं लगा मेरा कहना, लेकिन उनकी बनावट है कि वो किसानों के प्रति
बहुत असहिष्णु और बहुत ही ज्यादा लापरवाह हैं। क्या मोदी जी लापरवाह हैं, असहिष्णु हैं, क्रूर हैं, या पूरी सरकार पर यही धारणा हावी है? सरकार तो गुलाम लोगों की है, कोई बोलने की हिम्मत थोड़े न करता। जब मोदी इनसेंसिटिव है तो समझो सारी सरकार इनसेंसिटिव है। और भारतीय जनता पार्टी भी इनसेंसिटिव हो गई है उनकी चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी के तो मजे आ रहे, खूब मलाई चाट रहे हैं। उनको क्या दिक्कत है, मोदी रहेगा तो वो भी रहेंगे। मतलब बीजेपी एक तरह से मोदी के चाकर हो गई है, उसे और कोई एग्जैक्टली, मतलब नहीं है। जी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बीजेपी भी आरएसएस भी कोई कुछ दम नहीं दिखा रहे हैं। क्या किसान भी दम नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए सरकार इस तरह से व्यवहार कर रही है? देखिए, किसान तो अगर कुछ हो गया दलेवाल को या कुछ और कल अनहोनी हो गई, किसानों के धीरज की परीक्षा ना लें, ऐसा होगा कि उसे संभाला नहीं संभलेगा, सारा उत्तर भारत जल उठेगा। सरकार को इसकी परवाह नहीं, वो देख चुकी कि किसान कुछ कर नहीं सकते हैं, ना उनको चुनाव हरवा सकते हैं, ना कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये उनकी गलत सोच है। पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ऐसे में एक बार सिर्फ चिंगारी लगने की जरूरत होती है। थोड़ा सा बताइए क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि हिंसा हो जाएगी? किसान 100%। देखिए, ये किसान को हिंसा की तरफ ही भेजना चाहते हैं, ताकि फिर किसानों को देशद्रोही और सब कुछ कह सके। और इसमें हिंसा हो ही जाएगी, अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो हिंसा हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनसेंसिटिव हो गया है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुप्रीम हो रही कोर्ट थी, उसने ठीक ढंग से। इनसेंसिटिव नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई समझदारी नहीं दिखाया। मुझे लगता है वो भी किसानों के सवालों वगैरह के बारे में चिंतित नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि क्या है। वरना वो ही दे वुड हैव कम आउट विद सम सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन पे नहीं आए वो। तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, फोर्स करना चाहिए सरकार को कि तुम बातचीत करो। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने एक कमेटी बनाई है, आप उससे बात कीजिए। किसान उस कमेटी देखिए, से बात नहीं कर रहे हैं। कमेटियां तो आजादी के बाद रोज बनी है और रोज बिगड़ी है, और कुछ नहीं किया कमेटियों ने। ये कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि तुम जाओ और बात करो। जी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अभी कल ही कहा कि सरकार से कि आप एक बयान क्यों नहीं दे देते हैं, इससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत हल्के में ले रहा है और सरकार बहुत से हल्का। कुछ सरकार के दबाव में सुप्रीम है। क्या आपको ऐसा भी लगता है? लेकिन दबाव में नहीं है उनकी भी। देखिए कि ये होता है क्लास कैरेक्टर। जहां से वो जजेस लोग आते हैं, उनका कोई लगाव नहीं है किसानों से। ऐसे ही मोदी हैं, जहां से आए उन्होंने कोई खेती देखी नहीं है, करी नहीं है, महसूस नहीं किया किसान का दर्द, तो उनका एटीट्यूड यही होता है। किसान का दर्द नहीं महसूस हो रहा है, या अडानी का प्यार ज्यादा हावी है? दोनों चीजें हैं। अडानी तो क्या करेगा, भाग जाएगा जब सरकार बदलेगी कहीं भी देश। आप लोग पहले से कहते रहे कि खेती को अडानी अंबानियों को सौंपना है, इसलिए ये देखो, सारा खेल चल रहा है। खेती को ये गैर मुनाफे का काम करना चाहते हैं, ताकि किसान खेती को छोड़ भागे और फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग देश में आ जाए। और इसीलिए सरकार न किसानों से बात कर रही है, और एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क भी ले आई है, ताकि वो जो काले कानून लागू नहीं हो पाए थे। पॉलिसी फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, वो पुराने कानूनों को नए तरीके से लागू करने का रास्ता है, और किसान उसको समझते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे वो पॉलिसी फ्रेमवर्क, पुराने कानून कैसे दोबारा लाए जा सकते हैं? नहीं, जो उनके असरात हैं वो इससे आ जाएंगे, नए ये पॉलिसी फ्रेमवर्क से। और आप जान के हैरत करेंगे, जो सेक्रेटरी उस वक्त था जिसने वो ड्राफ्ट किए थे कानून, वही इन्होंने एमएसपी वाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो मतलब अब सरकार दूसरे तरह से एक साजिश के तहत
वही सब दोहरा साजिश रही के है। तहत दूसरे तरीके से वही सब करना चाहती है। और किसान आपको लगता है कि समझ रहे हैं इस सब खेल को और वो इसके हाँ, विरोध के लिए तैयार है। किसान बिल्कुल समझ रहे हैं और भयंकर विरोध होगा, आप मेरा यकीन करो। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है टोहना में, जो राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा है, आपको क्या लग रहा है इस मीटिंग में क्या क्या किस तरह के निष्कर्ष निकल सकते हैं? क्या स्टेप ले नहीं, सकते कुछ हैं? इसमें इसमें संघर्ष का कोई रास्ता है, निकालेंगे जरूर। कोई सिर्फ फर्ज अदायगी के लिए तो मीटिंग हो। क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक दूसरा धड़ा बन गया है, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक, ये किसानों में बँटवारा हो गया है, 2 अलग-अलग तरह कोई की धाराएँ चल पड़ी हैं। कोई बंटवारा नहीं है, कोई धाराएं अलग नहीं है, सब दुकानें अलग अलग हैं। वो प्रॉफिट लॉस देखते हैं, इसमें हमें इतना होगा, उसमें उतना होगा, लेकिन बेसिकली सब एक हैं। और कोई गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान बंट गए। लेकिन इसी के पैरेलल मीटिंग जो टोहना में हो रही है, वो खनौरी बॉर्डर पर अलग से मीटिंग कर रहे हैं। दोनों साथ तो मीटिंग कर नहीं रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही कहेंगे सब। लेकिन अगर वो एकता सिर्फ नहीं होगी तो सिर्फ अभी जो वो एक जिस तरह जी, मुकेश जी। जी, ये सिर्फ ईगो ईगो का चक्कर है। यहाँ मेरी लीडरशिप है, वहाँ दूसरे की लीडरशिप है। मैं तुम्हारी लीडरशिप में नहीं जाऊंगा, बात वही बोलूंगा जो आप बोल रहे हो, बल्कि दूसरा उससे आगे जाके बोलेगा। तो इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन जो आप एक होकर लड़ाई लड़ सकते हैं, उसको तो नुकसान होगा। नहीं, वो एक होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब संघर्ष होता है तो अपने, मैं तो देखता आया हूँ लोहिया जी के जमाने से। 5 रुपए हम पे होते थे, सड़क पे कूद जाते थे, संघर्ष खड़ा हो जाता तो सरकारें बदल जाती थी। ऐसे ही हो जाए, आप चिंता न करें। दोनों एकता के प्रयास भी हो रहे हैं कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक साथ मिलकर लड़ें। ईगो है वो पॉसिबल नहीं है। ईगो रहते हुए नहीं पॉसिबल है। आप जैसे लोग मध्यस्थता करें, बीच बचाव करें तो शायद कोई रास्ता निकले। मैं मैं तो अपने हाथ नहीं जलवाना चाहता हूँ, लेकिन अपने आप ही हो जाएगा, कोई लोग निकल आएंगे बीच में से। क्या किस तरह से आगे का संघर्ष हो सकता है? आपकी निगाह में क्या रास्ता हो सकता है संघर्ष का? क्योंकि ऐसा लगता है कि एक के बाद एक चुनावी हार के बाद किसानों का जो मनोबल है वो कमज़ोर हुआ है और सरकार का अपर हैंड है। वो तो मनमाने तरीके से हैंडल कर रही है। किसानों का मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा है, उनको पता है क्यों हारे हैं। उनको ये भी पता है कैसे हराए गए हैं, सब चीजें वो जानते हैं। वो लड़ेंगे। हरियाणा की सरकार तो खैर उनको रोक ही रही है, लेकिन जी, पंजाब सरकार की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? वो अगर पंजाब चाहती तो सरकार किसानों को दिल्ली जाने देती। पंजाब सरकार भी नहीं रोक सरकार नहीं रोक रही है उनको। उनको सिर्फ हरियाणा रोक रहा है। और नॉनसेंस है भाई, सड़क तुम्हारी थोड़े ना, सड़क तो नेशनल हाईवे है। उस पे तुम कैसे रोक सकते हो? तुम्हारे खेत से तो होके आ नहीं रहे। लेकिन इस बात को कोई उठाता ही नहीं है देश में। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल बैकअप चाहिए किसान आंदोलन को, वो नहीं है? वो असल और में जो या पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, उनमें विश टू फाइट नहीं, वो कुछ नहीं, दम नहीं दिखा रही हैं। अगर वो इनके साथ खड़ी हो जाए और ताकत दिखाएं तो किसानों का हौसला 10 गुना बढ़ जाएगा। क्या आप किसान देखिए, जी, पॉलिटिकल प्लीज़। पार्टी क्या कर रही है किसान आंदोलन। इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्टैंड लिया इनके पक्ष में? कुछ नहीं, चुप बैठे तमाशा देख रहे हैं, किसान लड़ लेंगे और तुम फसल काटना फिर। क्या आपको लग रहा है कि किसानों को पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये लगता है कि हम जाएँगे तो आप हमें ठुकरा देंगे कि अरे ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स करेंगे, ये इनको दूर ये रखो। खतरा तो है। किसानों में भी ये चक्कर रहता है कि हम एपॉलिटिकल दिखने का। एपॉलिटिकल कुछ होता ही नहीं है। सब चीज पॉलिटिकल है, उठना बैठना चलना घूमना।
तो वो उनके इस स्टैंड से किसान भी अलग, पॉलिटिकल पार्टी भी अलग थलग बैठी रहती है। किसानों को कहना चाहिए भी हमारी मदद करो। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये ये मुझे क्या पता नहीं किन लोगों ने बनाया है ये। आपको सब पता होगा, आप टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा हो मुझे ही नहीं मालूम है सकता। कि इन्होंने गैर जरूरी है बनाना, जब एक किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसी के साथ मिलके काम करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों को तोड़ने के काम कर रही है और इस वजह से ये मोर्चा बन गया होगा? हो सकता है, हो सकता है सरकार का डिजाइन भी हो। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूँ, पर हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा है, वो अपने दम पर इनको अगर ये तैयार नहीं होते हैं, तो अपने दम पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की हैसियत रखता है? बिल्कुल, बिल्कुल रखता है। अपने दम पे आंदोलन खड़ा करने की तो आप और मैं भी हैसियत रखते हैं। अगर स्टेट हम लोग चले और कोई लड़ाई शुरू कर दें, तो किसान तो खुद जुड़ जाएगा सब लड़ाई में, तैयार बैठा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सत्यपाल जी की बार-बार जो है वो पूरी लड़ाई जो है हरियाणा, पंजाब, थोड़ा-सा राजस्थान, थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश, यहीं तक सीमित होके रह जाती है। नहीं, जो नहीं, सब राष्ट्रीय जगह अपनी अपनी जगह अपने तरीके से लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान अपने तरीके से लड़ता है। इसी तरह दूसरी स्टेट, लड़ाई सब जगह हो रही है, वो हमको नहीं दिखाई देती, लेकिन लड़ सब रहे हैं। इसको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है ना, एक प्लेटफ़ॉर्म, एक जरूरत तो आवाज़। है, पर होता नहीं। बहुत बड़ा देश है, लोगों की बहुत तरह की ईगोज हैं, अपने बहुत तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो वो कोई किसी का आसान काम नहीं है जोड़ना। सतपाल जी, ये जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये मौजूदा चुनाव के बाद राजनीतिक कितना बदला है? जी। बदला नहीं है, एक खास तरह का डिमोरलाइजेशन है इसमें। अब मैंने इनको एक बड़ा मुद्दा दिया था, एक उसमें एक इंटरव्यू दिया था मैंने उसको, करण थापर को, जिसमें जी। मैंने सवाल उठाया था पुलवामा। पुलवामा इतना बड़ा मुद्दा है कि सिर्फ इस पुलवामा के सवाल पे ही ये सरकार बनी थी, जबकि ये हार रहे थे। लेकिन वो बात वही की वही है। अगर अब अपोजिशन पुलवामा को उठा दे और ये पूछे भाई क्या किया, क्यों हुआ पुलवामा, कौन जिम्मेवार है, किसका सर रोल किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो पुलवामा बहुत बड़ा मुद्दा है, अपोजिशन उसको भी नहीं उठा रहा है। क्या क्यों अपोजिशन नहीं बहुत उठा? निकम्मा और आलसी है। निकम्मा है, आलसी है, या उसे लगता है कि इशू उठाएँगे, तो बीजेपी उन्हें देशद्रोही करार देगी, वो पाकिस्तान परस्त करार देगी, ये डर हाँ, वो सताता है। मुझे देशद्रोही कहने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लड़ूंगा अगर मुझे लड़ना है। इनके देशद्रोही कहने से थोड़ा ना कोई देशद्रोही हो जाता है। सत्यपाल जी, हम देख रहे हैं एक तरफ बटेंगे कटेंगे वाली राजनीति चलाई जा रही है, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद अब केंद्र में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या भारतीय राजनीति बदल रही है, एक दूसरा ये टर्न ले रही है? बदल रही है और ये गलत दिशा में जा रही है। ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाला गलत नारा है, उसमें जो पिछड़ी जातियां हैं, जो सताए हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक तरफ करके सबको हिंदुत्व की तरफ ले जाने का नारा है वो बेसिकली। और एज ए हिंदू आप हमारे साथ रहो, नेता हम रहेंगे, तुम पिछले दूर रहो। तो इस पे सोचना चाहिए कि ये क्या है। आप भागवत की भूमिका को कैसे देखते हैं? वो चुनाव के बाद से लगा भागवत समझदारी की बात बोलते हैं, पर मुझे लगता है उनकी भी सुनते नहीं है ये लोग। क्या आरएसएस और भागवत इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उनकी मोदी के सामने नहीं चलती है? वो नहीं, सबको मजा है, वह सरकार के बेनिफिट तो सभी ले रहे हैं ना, चाहे वो भागवत हो या पार्टी हो या संगठन हो, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट है, चाहे सिक्योरिटी का है, घर का है, पैसे का है, बहुत तरह के फायदे हैं, सब उसी में लगे हुए हैं।
तो सत्ता के स्वार्थ से सब नत्थी हो गए हैं। एग्जैक्टली सत्ता का स्वाद सबने चख लिया है और उसको जीभ से हटाना नहीं चाहते हैं। ये जो जगह-जगह मंदिर मस्जिद वाले विवाद खड़े किए जा रहे हैं, संभल का है, बदायूं का है, लखनऊ का है, जौनपुर का है, मुरादाबाद में भी ढूँढ लिया गया है। ये कि इसको कैसे देखते हैं आप? ये क्या आगे की ये राजनीति? ये ये भारतीय समाज की जो विसंगतियां हैं, उसमें जो सताए गए और गरीब लोग हैं वो अपने सवाल ना उठाएं, उसके लिए ये इश्यूज उठाए जा रहे हैं ताकि सब हिंदुत्व की लाइन में लग जाएं। मंदिर है मेरे गांव में 300 साल पुराना और भव्य मंदिर है, 3 आदमी नहीं जाते उसमें दिया चढ़ाने शाम को, कोई नहीं पूजा करता है क्योंकि आर्य समाज का असर था हमारे, किसी गांव में नहीं जाते हैं। और पता नहीं किसको चाहिए मंदिर, आम जनता को तो चाहिए नहीं, और चाहिए होता तो ये अयोध्या होने के बाद रामलला बैठ गए अयोध्या में, लेकिन 7 जिलों में सब जगह हार गई बीजेपी। जी, तो ये माने सत्यपाल जी की मोदी और शाह का पूरा कंट्रोल है संघ परिवार पर और उनकी जी इजाज़त के बिना, इच्छा के बिना कुछ नहीं हिलेगा। संघ परिवार उनकी तरफ देखता है। कंट्रोल तो तब होता है ना जब मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, तो कोई कोशिश ही नहीं, वो तो खुद कंट्रोल्ड है अपने आप। और कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कुछ बदली है? राहुल गांधी कुछ बदले हैं? कुछ परिवर्तन देखिए दिख रहा है उनकी? राहुल राहुल गांधी आए थे एक बार मेरे पास, और राहुल गांधी टॉकिंग सेंस, वो समझदारी की बात करने, और वो अकेला आदमी है जो इस देश में लड़ रहा है मोदी से। उसको इन्होंने बहुत बच्चा पप्पू बनाने की कोशिश की नहीं, लेकिन वो एक सीरियस पॉलिटिकल वर्कर है और उसी तरीके से वो लड़ रहा है। यात्राओं के बाद उसका विजन भी बड़ा हुआ है और असली चैलेंज वही है कमिंग टाइम्स में। लेकिन राहुल गांधी अकेले तो बहुत कुछ नहीं कर सकते ना। पार्टी क्या बदल रही है? उनकी पार्टी को बदल पाए हैं वो? पार्टी को बदलना पड़ेगा और वो कोशिश कर रहे हैं कि बदल जाएगी, मुझे लगता है। और प्रियंका गांधी के आगमन को कैसे देखते हैं आप? अच्छी बात है, वेलकम है, लेकिन उसमें प्रियंका वर्सेस राहुल नहीं करना चाहिए, नेता राहुल ही रहेंगे। लोग मानते हैं कि प्रियंका की अपील ज़्यादा है और देखिए वो लोग तो झगड़ा झगड़ा लगाने के लिए कहते हैं, अपील तो राहुल की ही है और वो ही रहेगी। प्रियंका का तो एक थोड़ा ग्लैमर सेंटिमेंट है, वो आ जाता है उसमें, बाकी लीडर, वर्चुअल लीडर राहुल ही है। आपको लगता है कि ये जो 2025 का साल है, इसमें 2 चुनाव हैं, एक दिल्ली का, एक बिहार का। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं जो भारतीय राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं। देखिए दिल्ली के में तो कोई बहस नहीं है, दिल्ली के में तो केजरीवाल आए, इनका कुछ नहीं उठेगा बीजेपी का वहां पे। बिहार का है, वो चूंकि कास्ट रिडन सोसाइटी है, उसका भी कुछ नहीं कह सकते क्या हो। नीतीश कुमार के बारे में कुछ कह सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मेरे पुराने साथी रहे, पर उनके जो इधर हाल की हरकतें वो मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने अपनी साख खराब की है, वो तो सर्वमान्य नेता थे विपक्ष के, उनको इनके साथ नहीं जाना चाहिए था। क्या अब वो अपनी भूल सुधार कर सकते हैं? अब वो किसी भी समय भूल सुधार सकते हैं। जी। ये इंडिया गठबंधन में हमने देखा कि एक नई चर्चा शुरू हो गई थी लीडरशिप को लेकर। ममता बनर्जी ने शुरू किया, फिर तमाम जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो उनके साथ लगने लगे। तो क्या इंडिया गठबंधन आपको लगता है सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल करेगा, एकदम करेगा। उसमें जो नेता हैं वो उनके पास गुर्दा है। अब ममता ऑन हर ओन शी इज ए लीडर ऑफ सर्टेन एरिया, चाहे एक ही स्टेट की हो पर नेता है वो, तो ऐसे जो लोग हैं वो सरवाइव करेंगे। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की कद में, उनके बर्ताव में फ़र्क आया है? वो महसूस करने लगे हैं कि अब वो उतने ताकतवर नहीं हैं? उनको ये पता तो है, लेकिन वो बाहर तो यही बोलते हैं मैं तीसरी बार जीत के आऊं, जबकि आप जीत के तो आए नहीं।
आपको तो हरा दिया, आपको तो दूसरी 2 पार्टियों ने जिंदा रखा हुआ है। तो इतना तो मोदी बेवकूफ नहीं है कि वो ये इसका इशारा ना समझे पूरे चुनाव के नतीजों का। लेकिन अकड़ बनी रहेगी। जी हाँ, वो बराबर जो क्योंकि पार्टी उसके गुलाम है पूरी पार्टी। क्या आपको लगता है कि 75वें साल में मोदी पद छोड़ सकते हैं? बहुत सारे लोग उनको मान रहे हैं कि अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो औरों को कहते रहे तो उनको खुद करके दिखाना चाहिए ये, इसका अच्छा असर पड़ेगा अगर वो छोड़ देते हैं तो। ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छी मिसाल होगी और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, नई लीडरशिप आएगी उभर के। अमित शाह लेकिन कह चुके हैं कि ये नियम उन पर लागू नहीं होता है। अब वो तो अमित शाह जी पे और मोदी पे तो कोई भी नियम दुनिया का लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? जी। होना चाहिए, जो सबके लिए है। जब दूसरों को कहते हो तो आप पे क्यों नहीं लागू होगा? होना चाहिए। ये बताइए कि ये मतलब एक अजीब-सा माहौल बन गया है। इकोनॉमी का हाल आप देख ही रहे हैं किस कदर बिगड़ती जा रही है। 5.4 जीडीपी ग्रोथ पहुँच गया है। लोगों के पास काम नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, तमाम तरह के जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो नेगेटिव हैं। लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ उस तरह के सेंटिमेंट नहीं दिखते? वो सही है। आप वो बेसिकली ये ओपोजिशन का नाकारापन है। ओपोजिशन की जो कहिए कि पता नहीं, मैं तो बहुत निराश हूँ देश के ओपोजिशन से। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं वो। डट के सड़क, जब तक वो सड़क पे नहीं आएंगे, संघर्ष में नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर वो संघर्ष में आए तो मैं गारंटी करता हूँ कामयाब होंगे। क्या वो भी सत्ता के स्वार्थ से बने हुए हैं, अलग-अलग क्षेत्रीय दल, उनको लगता है वो अपनी तो ज़मीन है। बचा लो बस और बहुत है। देखिए, जमीन के अलावा सब लोगों ने पैसा कमा रखा, अपने अपने रुपए के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। सरकारों से अमीर लोग नहीं लड़ सकते, फकीर लोग लड़ते हैं। और ये लोग फकीर नहीं है। फकीर जो हैं वो लड़ रहे हैं, हम तो हैं, हम तो लड़ रहे हैं। हमारे को खिलाफ सब तरह की जांच होगी, क्या क्या कर लिया, सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिए। एक आदमी है मेरी सिक्योरिटी में, मकान मुझको नहीं दिया, जबकि मैं जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा हूँ। और मेरे गांव के घर तक छापे सीबीआई के, फॉर नथिंग। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। वो सब करके देख लिया, कुछ मिला नहीं। पर हेरेस करने में कोई कमी नहीं की, पर मैं तो नहीं डरा। तो ये बेसिकली शायद अफोर्ड ना कर सकते हो वो सब। जी, तो ये मतलब आप जो अपोज़िशन की कमज़ोर नब्ज़ है, वो मोदी जी के हाथ में है और उसके वो जैसा चाहे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और कई एग्जैक्टली। अपोज़िशन में ऐसे भी नेता होंगे, ऐसी भी पार्टियाँ होंगी जो चूँकि अडानी से लाभ उठाती रही हैं और अडानी के प्रेम में फँसी हुई हैं, तो वो इसलिए भी मोर्चा खोलने में पीछे हट जाती। वो भी होगा फिर। सब सब में जो एक आराम की जिंदगी जब जी लेते हैं लोग, तो फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते फॉर नथिंग। जी, तो आपको मतलब एक उम्मीद है अगर तो केवल राहुल गांधी से। मुझे राहुल गांधी से पक्का उम्मीद है। वो आदमी लड़ रहा है, डर नहीं रहा है, और बहादुरी के साथ है। ही इज मेकिंग सेंसिबल नॉइसेस। वो सही बात कह रहा है। और अखिलेश यादव? अखिलेश ही सही रास्ते पे जा रहा है। उसने जो पीडीए बनाया है, वो एक कामयाब गठबंधन है। यूपी में अगली सरकार, आप हैरत करेंगे कि उस अखिलेश की ना हो। जी। ये भी हम देख रहे हैं सत्यपाल जी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अब भी बीजेपी माफ कीजिएगा मोदी सरकार जगह-जगह चैलेंजेस फेस कर रही है। बांग्लादेश में किस तरह से स्थितियाँ हुई आप जानती हैं, श्रीलंका में, नेपाल में, मालदीव नहीं, में। जी, पड़ोसी देश तो इन्होंने सब दुश्मन बना दिए भारत के। विदेश दूर देश नीति भी तो तो पूरी तरह से। जी। जी, दूर विदेश देश भी नीति बना तो लिए हैं।
हाँ, जी, दूर आप देश भी, कंप्लीट करें। पड़ोस भी, सब। अब कहीं मुझे बताइए, दुनिया में इस वक्त भारत का दोस्त कौन है? रूस है पुराना, वो अपना है, परिपाटी पे चल रहा है, बाकी कोई नहीं है जो इनके साथ हो। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को संभालने वाले हैं सत्ता अमेरिका की, और जी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी नहीं भेजा है। बाकी दुनिया भर में न्योता बांट रहे हैं। तो अच्छा किया नहीं भेजा। ये तो हिंदुस्तान का अपमान है। वो तो आप अपमान कराएंगे तो अपमान होगा आपका। अभी जयशंकर को भेजा था कि किसी तरह से न्योता मिल जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो कामयाब नहीं हुए जयशंकर। अभी तक की रिपोर्ट तो यही कहती है। नहीं, कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सब समझ गए इनको कि ये अवसरवादी लोग हैं, किसी के दोस्त नहीं है। जबकि ट्रंप की आइडियोलॉजी और मोदी की आइडियोलॉजी एक ही है। दोनों लेकिन का सही सोच बात यह है विचार कि वही है। ना ट्रंप की कोई आइडियोलॉजी है, ना मोदी की कोई आइडियोलॉजी है। सब अ, वो है, वतन परस्त हैं, इन द सेंस के बस हम अपने लिए है ये, और कुछ नहीं। तो मैं दो चीज आपसे समझना चाहता हूँ। एक, जी। भारतीय राजनीति किस तरफ जा रही है, और दूसरा सवाल जब आप इसका जवाब दे देंगे तब मैं पूछूंगा। भारतीय राजनीति सही रास्ते पे नहीं है, लेकिन अब मैं उसमें कमेंट करूं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग जिम्मेवार हैं, अपोजिशन भी जिम्मेवार है, रूलिंग पार्टी भी जिम्मेवार है। लेकिन बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है मुझे, जो मैं देख रहा हूँ सारा सीन, और उस पे इन लोगों को सोचना चाहिए। और मोदी सरकार जिस ढंग से चल रही है, क्या उसमें कोई बदलाव देखा है वो आपने वो लोकसभा चुनाव आनंद के कर बाद? रहे हैं, वो तो दे आर एंजॉयिंग पावर इन फुल सेंस, एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। उन्हें देश की परवाह नहीं। देश का क्या मतलब? मैं वापस किसान आंदोलन पे लौटना चाहता हूँ। सत्यपाल जी, ये बताइए कि अब किसान आंदोलन क्या दिशा पकड़ेगा? क्या किसान आंदोलन वैसा खड़ा हो पाएगा जैसे 2020-21 में खड़ा हुआ था? मुझे एक डर है कि किसान आंदोलन में अगर कोई डल्लेवाल साहब जैसे किसी की कोई अप्रत्याशित कोई चीज हो गई, तो किसान आंदोलन हिंसा की तरफ चल देगा, जो बुरी बात होगी। और मैं नहीं चाहता कि वो हो, पर सरकार चाहती है शायद उनको इस रास्ते पे डालना। मतलब सरकार कोशिश कर रही कि हिंसा हो ताकि किसानों को हिंसा हो बदनाम किया ताकि जा इनको सके। बदनाम कर सकें, इनको हम देशद्रोही साबित कर सके, वगैरह वगैरह। इनको थका रही है, इनको चिढ़ा रही है, इनको आइसोलेट करके, इनको क्या कहूं मैं, क्या करना चाहती है कि हिंसा हो। तो इनको फ्रस्ट्रेशन में डालकर इनको हिंसा की तरफ धकेल रही है ताकि इनको बिल्कुल कुचला जा सके कायदे से। 100%, इनको भी सावधानी से काम लेना चाहिए, और हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहिए, संगठित होना चाहिए, और संघर्ष करना चाहिए, चाहे जितना लंबा हो, इनका संघर्ष कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी, हमसे जी, बातचीत करने के शुक्रिया, लिए थैंक आपका यू, थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। नमस्कार जी। नमस्कार।